हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियरिंग तड़का हिंदी ट्यूटोरियल्स। आज का ये वीडियो नाइक्विस्ट प्लॉट की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं उस पर रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपको नाइक्विस्ट प्लॉट का जो क्वेश्चन सॉल्व करवाया था जिस वीडियो में, उसमें मैंने आपको कहा था कि नाइक्विस्ट प्लॉट तो बन गया था उस वीडियो में। उस क्वेश्चन का लास्ट में नाइक्विस्ट प्लॉट मैंने बनवा दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो उसी के आगे का ये वीडियो है। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो और आपको ऑलरेडी आता हो नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करना, सिर्फ स्टेबिलिटी सीखनी हो, चेक करनी, तो वो लोग भी इस वीडियो को इजीली समझ पाएंगे। तो उन लोगों के लिए वो पहले वाला वीडियो देखना ज़रूरी नहीं है जिन्हें खुद नाइक्विस्ट प्लॉट बनाना आता है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेबिलिटी चेक करना। जैसा कि हम जानते हैं कि gs.hs इक्वल टू ये हमारा क्वेश्चन था और यहाँ पर इसका हमारा नाइक्विस्ट प्लॉट ये बना था। ठीक है, तो इसका जो सॉल्व करने का जो मेथड था उसमें स्टेप 1 मैंने आपको बताया था कि s की जगह j ओमेगा पुटअप करना है। तो यहाँ पर हमने s की जगह j ओमेगा पुटअप किया था और यहाँ पर भी किया था, तो हमारे पास ये आया था। फिर स्टेप 2 में हमने क्या सीखा था कि इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है और फेज एंगल निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? किसी भी चीज़, किसी भी सिग्नल है, अगर जैसे कि a डॉट आयोटा b कोई सिग्नल है, a डॉट आयोटा b सिग्नल है, तो ये तो इसका रियल पार्ट कहलाता है सिग्नल का, और आयोटा या आयोटा की जगह j भी लिख सकते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं दोनों ही। तो इसके साथ वाला पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है? इमेजिनरी पार्ट कहलाता है सिग्नल का। तो ये रियल पार्ट होता है और ये क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। तो जब भी किसी सिग्नल का, कॉम्प्लेक्स सिग्नल का हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे होते हैं तो वो क्या होता है? अंडर रूट, जैसे इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो वो क्या होगा? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। वही हमने यहाँ का किया था। यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर के सिग्नल यानी कि 1 का हमने मैग्नीट्यूड निकाला, तो इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं। रियल पार्ट क्या है? 1, तो उसका स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट कुछ है नहीं तो 0 मान लेंगे उसको, उसका स्क्वायर। फिर अपॉन डिनोमिनेटर के ये 3 हैं, s, एक ये और एक ये। ठीक है, तो इनका क्या निकलेगा? सेपरेटली इनका मैग्नीट्यूड निकलेगा, तो वो हमने निकाला था। इसका तो रियल पार्ट नहीं है तो 0 रख दिया, और इमेजिनरी पार्ट इसका क्या हो जाएगा? ओमेगा है। यहाँ पर देखना है इसका निकाल रहे हैं अपन, तो क्या होगा? 0 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? j के साथ क्या है? ओमेगा, तो ओमेगा का स्क्वायर डॉट, अब 1 प्लस 2 j ओमेगा का निकाला, तो रियल पार्ट क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, यानी कि j के साथ जो भी पार्ट है 2 ओमेगा है, तो 2 ओमेगा का स्क्वायर डॉट, तीसरा वाला ये है अंडर रूट रियल पार्ट यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी कि j के साथ वाला पार्ट ओमेगा है, तो वो ओमेगा का स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आया था जी जे ओमेगा डॉट एच जे ओमेगा का, वो ये आया था। ठीक है, अब फेज एंगल, फेज एंगल मैं यहाँ पर नहीं बता रही निकालने के लिए, क्योंकि ये स्टेबिलिटी का वीडियो है, स्टेबिलिटी वाला लेक्चर है, और स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हमें फेज एंगल की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, इसलिए यहाँ पर मैं दोबारा फेज एंगल नहीं निकाल रही हूँ। जबकि नाइक्विस्ट प्लॉट को ड्रॉ करने की बात थी तब फेज एंगल और मैग्नीट्यूड मैंने दोनों निकाला था, लेकिन यहाँ पर स्टेबिलिटी में सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड ही आपको रिकॉल करवा रही हूँ। तो अब आगे चलते हैं, और वो लोग जो कि पहले वाले लेक्चर से कंटिन्यू कर रहे हैं, नाइक्विस्ट प्लॉट वाले से कंटिन्यू करके स्टेबिलिटी भी सीखने आए हैं, उनके लिए ये स्टेप नंबर 8 है, यानी कि यहाँ से अब ये मेन स्टेप उनके लिए स्टेबिलिटी का स्टार्ट है। तो शुरू करते हैं। अब इस स्टेप में हमें क्या करना है? जी जे ओमेगा और डॉट एच जे ओमेगा जो हमारे स्टेप 1 में आया था, स्टेप 1 में जो ये ऑब्टेन हुआ था, इसको हमें कम्प्लीटली सॉल्व करना है। कम्प्लीटली सॉल्व करने का मतलब क्या है कि ये जैसे हमारे पास आया था स्टेप 1 से ये चीज़, तो अब इसको कम्प्लीटली सॉल्व करना है, यानी कि इसे मल्टीप्लाई करना है इससे, मतलब ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो पूरी तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले मैं जे ओमेगा को इस ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? ऊपर तो 1 ही है, जे ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो जे ओमेगा आया, प्लस जे ओमेगा को 2 जे ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो 2 का तो 2, और जे ओमेगा को जे ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? जे का स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा का भी स्क्वायर आ जाएगा, और ये ब्रैकेट एज इट इज़। ठीक है,
फिर हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी इमेजनरी नंबर का कोई भी स्क्वायर होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ऑलवेज -1 होती है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है कि इमेजनरी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, इक्वल टू -1। तो अब मैं यहाँ पर -1 रख दूँ जे स्क्वायर की जगह, तो रख देते हैं 1/j ओमेगा, और यहाँ पर ये प्लस का 2 है तो जे स्क्वायर इक्वल टू -1 रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा ना, -2 और ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया। दूसरे ब्रैकेट वैसा ही ये। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को भी हम सॉल्व कर लें। सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रही, तो मैं एक बार सॉल्व करके ही लिख देती हूँ। यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करा है, यानी कि पहले इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं ये सॉल्व करके डायरेक्ट यहाँ पर आपके लिए लिख रही हूँ। तो ये मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है इस वाले और इस वाले ब्रैकेट को। सबसे पहले जे ओमेगा को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और फिर -2 ओमेगा स्क्वायर को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया तो ये और ये आया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, जैसा कि मैंने अभी बताया था, इमेजनरी नंबर का स्क्वायर इक्वल टू -1 पुट अप करना होता है। तो यहाँ पर जे का स्क्वायर आ रहा था, इसलिए मैंने जे के स्क्वायर की जगह पर -1 लिख दिया, बस यहाँ पर इस स्टेप में। उसके बाद यहाँ पर ये -1 ओमेगा स्क्वायर यानी कि माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, और इसके बाद ये लाइक टर्म्स है, -1 ओमेगा स्क्वायर और -2 ओमेगा स्क्वायर, जो कि ऐड हो गई और -3 ओमेगा स्क्वायर बन गई। तो फाइनल हमारा एक बार ये आया। अब मैं क्या करूँगी, इस वाले पॉलिनॉमियल को यानी कि इस वाले फंक्शन को मैं इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट को अलग करके लिख देती हूँ, यानी कि कॉम्प्लेक्स सिग्नल जैसे होता है उस तरीके से मैं इसको बना देती हूँ। तो ऊपर तो 1 है न्यूमरेटर में, और यहाँ पर ये वाला क्या है, रियल पार्ट है, यानी कि इसके साथ कोई जे नहीं है, तो ये रियल पार्ट, और यहाँ पर प्लस का जे मैंने इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, यहाँ पर ओमेगा बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया, -2 ओमेगा क्यूब। तो अब ये रियल पार्ट और जे के साथ वाला ये इमेजनरी पार्ट ये अलग अलग हो गया। तो हमें ये चीज़ ऑब्टेन हुई है। अब हमेशा आप एक चीज़ ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर में कभी भी इमेजनरी सिग्नल नहीं होना चाहिए, इमेजनरी नंबर कभी भी नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। जब भी आपके इमेजनरी नंबर आ जाएगा, यानी कि a + आयोटा b के फॉर्म में डिनोमिनेटर आ जाएगा, तो हमें हमेशा उसको कैंसिल करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये डिनोमिनेटर है, ठीक है, इस डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, रियल पार्ट सेम, और बस इमेजनरी पार्ट रहेगा वही, लेकिन इमेजनरी पार्ट का साइन बदल जाएगा, वो इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट होगा, और उससे हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम कर देते हैं, जैसे कि ये था हमारे पास ये तो मैं यही रिपीट करके लिख रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूमरेटर को भी इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा, ये रियल पार्ट तो सेम, और इमेजनरी पार्ट ये वाला जो है इसका साइन बदल जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, जे और ओमेगा -2 ओमेगा क्यूब सेम। ठीक है, और यहाँ नीचे भी सेम इससे ही मल्टीप्लाई करना है, कॉन्जुगेट से ही। ये होता है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, इसी को आगे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो मैं मल्टीप्लाई करके आपके लिए डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो ये मल्टीप्लाई करने में हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो इस वीडियो में, इसलिए मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करके, यानी कि दोनों के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया है, और इसको यानी कि इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया है। अब ये क्यों आ गया, तो ये देखो, ये अगर अपन माने कि a है और ये माने कि b है, सिमिलरली ये a है और ये b है, तो एक फॉर्मूला आपको शायद याद होगा कि a + b इंटू a - b, ये किसका फॉर्मूला होता है, a² - b² का, है ना। तो ये होता है a + b इंटू a - b = a² - b², वही चीज़ यहाँ पर लगी है। ये पार्ट a है प्लस b, और ये इसको अपने को पूरे को मल्टीप्लाई करना है a - b से, तो यहाँ पर ये a का स्क्वायर माइनस पूरे b वाले पार्ट का स्क्वायर, ये इस फॉर्मूले से मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो सेम है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को मैंने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया, ओमेगा की पावर 4। ठीक है, इसी तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया है यहाँ पर,
इसका स्क्वायर कर दिया बस, और मैंने कुछ भी नहीं किया। इस ब्रैकेट का तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, इसका स्क्वायर हो गया। और j का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1, तो -1 है तो -1 से ये वाला साइन क्या हो गया, कैंसिल होके प्लस हो गया। बस इतना किया है। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो अपना आया है इससे हमें रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट अलग अलग कर लेना है। ठीक है, तो मैं कर लेती हूँ रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट अलग अलग। रियल पार्ट तो इस न्यूमरेटर का क्या है, ये वाला है, और इमेजनरी पार्ट ये वाला है। तो रियल पार्ट पहले लिख लेते हैं ये, और दोनों के ही अपॉन में डिनोमिनेटर तो आएगा ही। -j.ω-2 ओमेगा क्यूब, और अपॉन में इसके भी सेम डिनोमिनेटर यही। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया है रियल पार्ट अलग, और ये मैंने कर लिया है इमेजनरी पार्ट अलग। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि कहाँ पर हमारा GJ⍵.HJ⍵, जो यहाँ पर हमारा अभी आया था थर्ड स्टेप में, तो वो कहाँ पर रियल है। उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है, इस पूरे फंक्शन का जो इमेजनरी पार्ट है उससे हमें 0 पुट अप कर देना है। ठीक है, उसे 0 पुट अप करके हमें फाइंड करनी है ओमेगा की वैल्यू। तो देखते हैं कैसे करना है ये काम। तो ये हमारा इमेजनरी पार्ट है, कौन सा, j के साथ वाला, यानी कि इतना इतना, ये हमारा इमेजनरी पार्ट है। तो इस इमेजनरी पार्ट को हम 0 रख देते हैं। इक्वल टू 0, ये मैंने 0 पुट अप कर दिया। अब ये पूरा डिनोमिनेटर 0 के साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 ही बन जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ω-2 ओमेगा क्यूब इक्वल टू 0। इसको ट्रांसफ़र कर लूँ मैं इस वाले पार्ट को इधर, तो ओमेगा इक्वल टू यहाँ पर लाने पर ये पॉजिटिव हो गया। फिर एक ओमेगा से एक ओमेगा यहाँ पर कट जाएगा, और क्या बचेगा, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, 1 बचा है, और इज इक्वल टू यहाँ पर 2, और ओमेगा की पावर 3 थी जिसमें से एक ओमेगा कट गया, तो यहाँ पर ओमेगा का स्क्वायर बचा है। ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो मैं 2 को 1 के नीचे ले लेती हूँ, ये आ गया ओमेगा स्क्वायर, और फाइनली ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1/2। ठीक है, ये आ जाएगा। और 1/2 का अंडर रूट जब अपन फाइंड आउट करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है हमेशा 0.707। ठीक है, तो ये हमारे काम की वैल्यू है। ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया, 0.707। अब हमें क्या करना है, इस ओमेगा की वैल्यू को हमें मैग्नीट्यूड में रखना है। GJ⍵.HJ⍵ का सेकेंड स्टेप में जो मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट किया था, उस मैग्नीट्यूड में इस ओमेगा की वैल्यू को हमें पुट अप करना है। तो यहाँ मैंने स्टेप नंबर 5 लिख दिया है कि हमें अब क्या करना है, इस ओमेगा की वैल्यू जो हमने यहाँ से ऑब्टेन की है √1/2 विच इज़ इक्वल टू 0.707, इसे हमें पुट अप करना है। स्टेप 2 में हमने जो मैग्नीट्यूड ऑब्टेन किया था GJ⍵.HJ⍵ का, उसमें हमें इस वैल्यू को पुट अप करना है। तो हमारा स्टेप 2 से आने वाला मैग्नीट्यूड ये था। अब इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ओमेगा की वैल्यू ये पुट अप कर दी है, जहाँ जहाँ ओमेगा है वहाँ ये वैल्यू रख दी है। तो यहाँ पर ये था, यहाँ पर भी मैंने ओमेगा की वैल्यू ये रख दी है। अब यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू मैंने 0.707 की जगह √1/2 इसलिए रखी है क्योंकि जब हम √1/2 का स्क्वायर करेंगे तो होल 1/2 हो जाएगा, पूरा के पूरा 1/2 हो जाएगा। और 1/2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इजीली कट हो सकता है, इसलिए यहाँ पर 0.707 की जगह मैंने √1/2 ही रखा है। अपनी सहूलियत के हिसाब से जैसे इजीली कट जाए तो इन दोनों में से आपको वही वैल्यू पुटअप कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये पुटअप कर दी है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है सिर्फ, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/0.707 और √1 + 4 इंटू √1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पूरा पूरा 1/2, फिर अंडर यहाँ पर 1 + √1/2 का स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा 1 + पूरा के पूरा 1/2। ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाएगी पूरा की पूरा 1/2। अब मैं इस 2 से इस 4 को काट देती हूँ, तो ये हो जाएगा 2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/0.707, तो ऐसे ही रहेगा।
ये हो गया √1 प्लस 2 इंटू 1 2 ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा √1 प्लस 2 यानी कि √3, और √3 मतलब क्या होता है, 3 का जो रूट होता है वो कितना होता है 1.732 अप्रॉक्सीमेटली, 1.73 ही लिख रही हूँ मैं एक बार, ठीक है। और 1 प्लस 1/2 ये कितना आएगा, लगभग 1.5 आएगा, यानी कि 1 प्लस 1/2 कितना होता है 3/2 होता है, और 3/2 कितना होता है 1.5 ही होता है। तो 1.5 का रूट जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका रूट जो है वो कितना आएगा यहाँ पर 1.224 समथिंग, ठीक है, ये आएगा 1.5 का रूट। तो इन तीनों को सॉल्व करने के बाद ये आएगा, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है अब हमें, सिंपली कैलकुलेशन है, सिंपल, इतना कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई करके लिख देती हूँ मैं। तो ये मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 1/1.4999 ऐसा कुछ, ठीक है। जिसको हमने अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कर लिया 1/, इसको अपन ने 1.5 लिख दिया लगभग, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.66 अप्रॉक्सीमेटली। और ये एक और चीज़ कि जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू तो आई है 0.66, तो ये जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू आती है ये असल में किसकी वैल्यू होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो मैग्नीट्यूड है ये इस नाइक्विस्ट प्लॉट में, जो इस क्वेश्चन का नाइक्विस्ट प्लॉट होगा, मतलब था जो नाइक्विस्ट प्लॉट बनाया था उसमें ये वाला जो एरिया है इस प्लॉट का, इस कंटूर का ये वाला जो एरिया है ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, जो कि हमारे पास आया है 0.66, और ओमेगा की किस वैल्यू पर 0.707 वैल्यू पर ओमेगा की ये मैग्नीट्यूड आया 0.66। तो वो जो ओमेगा की वैल्यू आई थी 0.707 यानी कि √1/2 वो ये पॉइंट होगा, ओमेगा इक्वल टू 0.707। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है ये एरिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा और लास्ट स्टेप रहेगा वो स्टेबिलिटी की कंडीशन है। एक सिस्टम को स्टेबल होने के लिए ज़रूरी है कि ओमेगा की उस वैल्यू पर जो 1/2 का अंडर रूट यानी कि 0.707 आई थी, ओमेगा की उस वैल्यू को यहाँ पर मैग्नीट्यूड पर रखने पर जो वैल्यू आती है यानी कि जो हमारी 0.66 आई है वो छोटी होनी चाहिए हमेशा 1 से, ठीक है, तभी सिस्टम स्टेबल होगा, अदरवाइज सिस्टम अनस्टेबल होगा, ठीक है। वो हमेशा छोटी ही होनी चाहिए 1 से फॉर स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी जो वैल्यू आई है ओमेगा की वैल्यू इस मैग्नीट्यूड पर रखने पर वो 0.66 आई है जो कि 1 से छोटी है, ठीक है। तो छोटी है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है हमारी, तो इसलिए हमारा सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, स्टेबल होगा, स्टेबल सिस्टम है ये। इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम चेक करते हैं कि हमारा नाइक्विस्ट प्लॉट जो बना है वो स्टेबल है सिस्टम या फिर अनस्टेबल है सिस्टम। तो बहुत ही इजी सा ये मेथड है जो आपको फॉलो करना है। इसके अलावा स्टेबिलिटी की बात तो यहाँ हो गई, स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी इन दोनों की बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। एक होता है मार्जिनल स्टेबल। मार्जिनल स्टेबिलिटी को अगर आपको क्वेश्चन में पूछा होता है कि चेक करके बताओ कि ये मार्जिनली स्टेबल है या नहीं, तो ही हमें वो चेक करनी होती है, अदरवाइज़ वो चेक नहीं करनी होती। तो मार्जिनल स्टेबिलिटी का मैं इसके जस्ट बाद में अलग वीडियो बना देती हूँ, जिससे कि वो लोग भी उसे देख पाएंगे जिनको खाली मार्जिनल स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम है। वरना यहीं पर मैंने कंटिन्यू किया तो वो लोग इजीली नहीं देख पाएंगे जिनको सिर्फ मार्जिनल स्टेबिलिटी देखनी है। तो इसलिए मार्जिनल स्टेबिलिटी का मैं इसके जस्ट बाद अलग सा वीडियो बना रही हूँ, 5-10 मिनट का होगा खाली, वो प्रोबेबली 5 से 7 मिनट का वो वीडियो होगा। तो वहाँ से अगर आपको आगे देखना हो मार्जिनल स्टेबिलिटी तो आप इजीली वो देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे और अदर वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस मिल पाएँ। और मार्जिनल स्टेबिलिटी वाला वीडियो भी ज़रूर देखना है। इसी के साथ अगर आपको इस लेक्चर की PDF भी डाउनलोड करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और या फिर आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ड्राइव का लिंक दे रखा है, उससे भी डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर आपको वो वीडियो देखना हो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, प्लॉट बनवाया था, तो उसका भी लिंक मैं इसमें दे दूँगी। और जो इसके बाद का वीडियो है मार्जिनल स्टेबिलिटी वाला, उसका भी लिंक आपको वही बॉक्स में ही मिल पाएगा। So thank you for watching the video.
See you in the next video.